पिछले व्याख्यान में हम ये देख रहे थे कि हमें पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में बात करना है कि इस सत्र में हमको किस किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो काव्यशास्त्र हो, चाहे वो गद्य साहित्य हो या पद्य साहित्य हो या नाट्य साहित्य हो, ये सब हमको देखना है। ये तो आप जानते हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसको दो भागों में बांटा गया है। उनमें से एक वैदिक साहित्य है और दूसरा लौकिक साहित्य है। तो वैदिक साहित्य में हमारे पास चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उन वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, और उनको समझने में सहायक जो है वो वेदों के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये जो है वैदिक साहित्य के अंश है। और वाल्मीकि रामायण के जो प्रथम जो श्लोक है वहाँ से लौकिक साहित्य प्रारंभ होता है। तो इस लौकिक साहित्य से अद्य पर्यंत जो है वो चल रहा है, जिसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक हमारे पास प्राचीन संस्कृत साहित्य है और एक जो नया युग आ गया है, नई विधाएं आ गई हैं, नए तरीके आ गए हैं साहित्य को लिखने के, तो वो एक अर्वाचीन साहित्य है जो विधा के आधार पर विभाजित किया गया है। शैली में, लेखन शैली में जो परिवर्तन आए हैं उसके आधार पर जो है अर्वाचीन युग उसे कहा गया है। और इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं, ऐसी जो है वो हम कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका सेकेंड ईयर का जो कोर्स है इसमें दो आपके प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रथम प्रश्न पत्र होगा और एक द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, और दोनों प्रश्न पत्र 100 नंबर के होंगे। तो 100 नंबर के जो प्रश्न पत्र हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र में आप ये मान लीजिए कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल जो है वो आपके विषय वस्तु का, पाठ्यक्रम का मुख्य अंश है, क्योंकि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के 3 इकाइयों में आपके प्रश्न आएंगे। 3 इकाई का मतलब है कि 60 अंकों का आपके अभिज्ञान शाकुंतल है। तो 1 से 4 अंक तक पहली इकाई है, 5 से 7 अंक तक यानी कि 3 अंक दूसरी इकाई है, और तीसरी इकाई में यद्यपि छंद है परंतु वो छंद जो है वो अभिज्ञान शाकुंतल के उदाहरणों के द्वारा समझाए जाने हैं, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतल के आधार पर ही उदाहरण दिए जा सकेंगे, ऐसा उसमें एक अनुबंध लगा हुआ है। इसलिए ये इकाई भी परोक्ष रूप से अभिज्ञान शाकुंतल की ही इकाई है। तो इन तीनों इकाइयों के आधार पर 60 नंबर का आपका अभिज्ञान शाकुंतल है, तो ये महत्वपूर्ण है। चौथी इकाई में आपके संस्कृत साहित्य का इतिहास है, और संस्कृत साहित्य में कौन कौन से कवि पढ़ने हैं वो आपको जो है डिटेल रूप से बता दिया जाएगा। उसमें अर्वाचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास ही मुख्य रूप से है। और इसके अलावा आप जानते हैं व्याकरण जो है वो किसी भी साहित्य की मेरुदंड होती है, इसलिए व्याकरण को विद्वानों ने प्रारंभ से लेकर और हमारी जो संस्कृत साहित्य की विद्या की समाप्ति पर्यंत व्याकरण को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आपको बोध कराया जाता है। तो इस सत्र के लिए निर्धारित किया गया है कि आप जो है कृत्य, प्रत्यय और कृदंत प्रकरण यानी कि प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय में आपको पता है कि प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। शब्द हम संस्कृत में पद कह सकते हैं, धातु कह सकते हैं, तो उनके पीछे लग करके वो अर्थ परिवर्तन करते हैं, नए नए अर्थ देते हैं, नए नए शब्द बनाने में हमारी सहायता करते हैं। तो इस वर्ष आपके कृदंत प्रकरण और कृत्य प्रकरण जो है वो आपके कोर्स में है। ये 5 इकाइयाँ प्रथम प्रश्न पत्र की है, और यहाँ जो है 2 श्लोकों में से एक की आपको जो है संस्कृत व्याख्या आएगी अभिज्ञान शाकुंतल की, और 4 सूक्तियाँ भी अभिज्ञान शाकुंतल आएगी। उसमें से अभिज्ञान शाकुंतल की 4 सूक्तियों में से 2 की आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करनी है कि ये सूक्ति कहाँ से कैसे ली गई है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है, और इसका तात्पर्य ये है, और ये सूक्ति इसलिए कही गई है। सूक्ति का मतलब अच्छी उक्ति जो जीवन में उपयोगी होती है, ऐसी सूक्तियाँ जो है वो जीवन के लिए मार्गदर्शक होती है। तो उन सूक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। और 2 छंद दिए जाएंगे, छंद में से एक जो है आपको
उदाहरण सहित लक्षण सहित समझाना है। इतिहास के सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको बताने हैं। और रूप सिद्धि जो है कृत्य और कृदंत प्रकरण से संबंधित जो है वो सूत्र उल्लेख पूर्वक जो है रूप सिद्धि की जानी है। अब जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका, वो द्वितीय प्रश्न पत्र में वैदिक साहित्य से संबंधित ज़्यादा अंश है। तो इसमें सबसे पहले इकाई जो है, 5 इकाइयाँ होती हैं आप जानते हैं। तो प्रथम इकाई है, उसमें ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं। ऋग्वेद आप जानते हैं कि ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है, और ऋचाओं में जो हमारी प्राकृतिक दिव्य शक्तियाँ हैं, उन दिव्य शक्तियों की स्तुति है, उनका स्वरूप वर्णन है, उनकी विलक्षण शक्तियों का वर्णन है, उनसे अनुकूल बने रहने की प्रार्थना है, उनकी सुरक्षा के संरक्षण के उपाय हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से वो पर्यावरण चेतना है, ऋषियों की पर्यावरण विज्ञान है, ऋषियों का मनोविज्ञान है, ऋषियों का वैज्ञानिक ज्ञान है, ऋषियों का तथ्यात्मक ज्ञान है, ऋषियों के बहुत क्रांतिदर्शी अनुभव के पश्चात निकले हुए वो सत्यपरक स्तुतियाँ हैं और यथार्थपरक स्तुतियाँ हैं। वो उसमें हमारे बहुत सारे डिवाइन पावर्स, बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ, बहुत सारे जिनको हम देवता कहते हैं, निश्चित तौर पर वो साकार उपासना नहीं है, वो निराकार शक्तियों की उपासना ही है जो हमारे जीवन को धारण करते हैं, हमारे जीवन के लिए सहायक होते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो मुख्य आधारभूत वैदिक साहित्य का मुख्य स्तंभ है। तो ऋग्वेद में जो स्तुतियाँ हैं, उनमें से कुछ देवताओं की स्तुतियाँ आपके यहाँ कोर्स में हैं। उन सूक्तों को हम पढ़ेंगे, चाहे उसमें इंद्र सूक्त हो, वरुण सूक्त हो, अग्नि सूक्त हो, विश्वेदेवा सूक्त हो, ये जो है विष्णु सूक्त है, संज्ञान सूक्त है। ये सूक्त जो है हम आपके कोर्स में पढ़ेंगे। और दूसरी इकाई में ईशावास्योपनिषद है। जो उपनिषदें जो है वो ऋग्वेद जो वेद है उनका सार है, उनकी सुगंध है, उनकी महक है, उनके गर्भ में जो मुख्य बात है वो उपनिषदों में है। उपनिषदों की संख्या जो है उनके बारे में मतभेद है, परंतु जो है मुख्य रूप से उपनिषदें जो है वो एकादश उपनिषद मानी जाती है। उनमें से ईशावास्य उपनिषद एक छोटी उपनिषद है, लेकिन जो उपनिषदों का पूरा ज्ञान है उसको अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो ईशावास्य उपनिषद हम पढ़ेंगे। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, यहाँ से वो शुरू होती है, इसलिए ईशावास्य उपनिषद उसका नाम है। और तीसरी इकाई में जो है वो शुकनासोपदेश है। शुकनासोपदेश जो है वो गद्य साहित्य का भाग है। गद्य साहित्य में बाणभट्ट जो है वो एक मुख्य कवि हैं, और बाणभट्ट ने हर्षचरितम और कादम्बरी जो 2 ग्रंथ हैं उनके मुख्य हैं, जो कि गद्य विधा की दोनों विधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रंथ है। कादम्बरी जो है वो कथा है, कथा कल्पना पर आधारित होती है, यद्यपि कादम्बरी में इतिहास आश्रित तथ्य भी मिलते हैं। और जो है हर्षचरितम है वो इतिहास परक ग्रंथ है, उपन्यास है। शुकनासोपदेश जो है वो शुकनास का जो युवराज हैं, जो उनका राज्याभिषेक होने वाला है, उनको दिया गया उपदेश है। प्रकारांतर से जो हमारी नई पीढ़ी है, जिनको आगे जाकर के रोजगार या पद या प्रतिष्ठा सत्ता मिलने वाली है, उनको मिलने के बाद क्या मतलब विसंगतियाँ पैदा होती है, उनसे कैसे बचा जाए, ये एक उपदेश है। तो मुझे लगता है कि उपदेश युवराज के लिए तो है ही, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसके लिए मुख्य रूप से है। तो शुकनासोपदेश में जो गर्भ से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जो युवा अवस्था होती है, जो सौंदर्य होता है, जो सत्ता होती है, इनको प्राप्त करने पर क्या क्या विसंगतियाँ होती हैं, और उन विसंगतियों से हम कैसे जूझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे उनका सामना कर सकते हैं, कैसे उन पर विजय पा सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं, और कैसे अपना जीवन सफल रूप से बिता सकते हैं, ये सारा ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद आपके जो है व्याकरण में समास प्रकरण आपके कोर्स में आप जानते हैं कि समास जो है वो इसका तात्पर्य है समसनम इति समासः, यानी संक्षिप्त रूप। संस्कृत भाषा की विशेषता ये है कि हम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहना चाहते हैं, तो संक्षिप्त करने के प्रयोजन से ये समास जो है संस्कृत साहित्य में है। हिंदी में भी समास होते हैं, लेकिन वो यहीं से वहाँ गए हुए हैं। तो समास जो है
वो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कुछ समासों का अंतर्भाव दूसरे समासों में हो जाता है, तो कुछ लोग उसको 5 प्रकार का मानते हैं। तो ये जो है हम इसके ऊपर विस्तार पूर्वक समास प्रकरण में इसके भेदों पर और उनके जिससे कहें कि परिभाषाओं पर और उनकी जो सिद्धियां हैं, शब्द किस प्रकार से, पद किस प्रकार से बनते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और 5वीं इकाई जो है उसमें अनुवाद एवं कारक प्रकरण है। अनुवाद का मतलब है कि ट्रांसलेशन एक ऐसी विधा है जिससे हम ज्ञान के एक संसार से दूसरे संसार में प्रवेश करने का मार्ग प्राप्त करते हैं। तो अगर हमें हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से संस्कृत या संस्कृत से फ्रेंच, जर्मन, ये अगर ट्रांसलेशन करना आता है तो फिर ज्ञान का कोई भी खजाना हमारी पहुंच से बाहर नहीं होता। इसलिए संस्कृत साहित्य क्योंकि मूल रूप से पहले हमारी मुख्य भाषा रही है, तो तब संस्कृत साहित्य को पढ़ने में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन अब हमारी बोलचाल की भाषा, व्यवहार की भाषा मुख्य रूप से हिंदी है या तमिल है या तेलुगु है या गुजराती है, और संस्कृत जो है वो बोलचाल की भाषा लगभग नहीं है, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो। संस्कृत साहित्य के गहराई में जाने के लिए, उसको समझने के लिए हमको हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना आना चाहिए और संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो ट्रांसलेशन के लिए हमको संस्कृत की व्याकरण भी आनी चाहिए और हिंदी की व्याकरण भी आनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन के लिए संस्कृत की कौन कौन सी व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम अनुवाद प्रकरण में पढ़ेंगे। और जो कारक प्रकरण है वो मुख्य प्रकरण है, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में सहायक जितने भी तत्व है, यानी कि वाक्य के भीतर जितने भी अवयव हैं उसके, जो कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, संबोधन है और संबंध भी है, तो ये सब जो है हमको कारक प्रकरण के भीतर पढ़ते हैं, उनको हमें पढ़ना होता है। प्रत्यय पदों में लगे होते हैं, उनको हमें पढ़ना होता है। समास पदों को संक्षिप्त करते हैं, तो उनको हमें पढ़ना होता है। तो ये सारे व्याकरण के जो नियम है, जो संज्ञा शब्द बनाते हैं, हम संज्ञा पद बनाते हैं, हम सामासिक पद बनाते हैं, हम क्रियापद बनाते हैं, तो वो सब व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हम लोग जो है अनुवाद के नियमों को पढ़ेंगे और कारक प्रकरण के नियमों को पढ़ेंगे। अनुवाद से संबंधित पीडीएफ में कुछ नोट्स मैंने पिछले वर्ष भी डाले थे, उससे पिछले वर्ष भी डाले थे, तो इस वर्ष भी मैं पीडीएफ के रूप में अनुवाद के नियमों को, मुख्य मुख्य कारक के जो नियम हैं वो आपके लिए आज शाम को अपनी जो पीडीएफ है, जो ग्रुप है संस्कृत साहित्य का, उस पर मैं आपको प्रेषित करूंगी। तो आप लोग उसको पढ़ना प्रारंभ करें और हम उसकी व्याख्या भी कक्षा में करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी कि हम जूम पर क्लास लें, क्योंकि अभी हम लोग टेक्निकली उतना अपडेट नहीं है, और आप लोग भी, आपके पास सारे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो सारे बच्चों के पास नहीं है, तो जूम क्लासेस में हो सकता है कि दिक्कत आए, फिर भी हम लोग जो है उसको करेंगे। तो आज ये जो पाठ्यक्रम है इसको आप लोग समझें और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। तो आपकी मनोभूमि तैयार करने के लिए ये जो पाठ्यक्रम का विस्तार है वो मैंने आपको बताया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।